4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेंशनर को ये महसूस हो रहा था कि इसमें कई पहलू अछूते रह गए हैं और कुछ पर भ्रम बना हुआ है। इसी कारण अधिकांश पेंशनर उच्च पेंशन के पात्र बनने के लिए अपने को असहाय महसूस कर रहे थे। कई डिपार्टमेंट ने तभी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी थी और 3 दिसंबर से रिव्यू पिटीशन की एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दी जाने लगी थी। HAL, नाल्को, हिंडाल्को, LOCL, BPCL, BHEL आदि कई डिपार्टमेंट ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर हायर पेंशन केस में अनेक अनछुए पहलुओं पर पुनर्विचार करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया था। कई सारी पिटीशन को मर्ज कर एक साथ सुनवाई का आदेश भी जारी हुआ था और 2 जजों की बेंच बनाकर सुनवाई संभवतः 17 जनवरी को शुरू की जानी थी। परंतु हास्यास्पद यह रहा कि 3 जजों की बेंच का केस 2 जजों की बेंच को पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया और तकनीकी आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसे सुनने से इनकार कर दिया और 3 जजों की बेंच बनाने के भेजने का फैसला किया। जब 4 नवंबर को यह फैसला सुनाया गया था तो उसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय UU ललित थे और उनके साथ माननीय अनिरुद्ध बोस और माननीय सुधांशु धूलिया 3 जजों की बेंच में थे। माननीय UU ललित के रिटायर हो जाने पर माननीय DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश ने उनका चार्ज लिया, इसलिए अब 3 जजों की जो बेंच बनाई गई है उसमें पूर्व अन्य 2 सदस्यों के अतिरिक्त CJI माननीय चंद्रचूड़ उसमें शामिल हैं। भारत पेट्रोलियम रिटायर्ड मैनेजमेंट स्टाफ की अपील पर 22 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 1:50 पर लाइव सुनवाई होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया कोच्चि के हवाले से खबर प्रकाशित हुई है कि 22 मार्च को सुनवाई से एक दिन पहले सितंबर 2014 के बाद वाले पेंशनर्स का लिंक अचानक काफ़ी देर के लिए गायब हो गया था, क्योंकि उसमें पैरा 26(6) की परमिशन की अनिवार्यता दर्शाते हुए उसका प्रमाण संलग्न करना था, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 नवंबर के फैसले में ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था, जिसके तहत एम्प्लायर को EPFO से सीलिंग से ऊपर कटौती की परमिशन लेने की बात कही गई हो। अब EPFO ने इसमें आनन फानन में थोड़े समय के लिए लिंक हटाकर क्या किया यह तो बाद में पता चलेगा, पर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके मुद्दे उठेंगे तो EPFO की पोल पट्टी खुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि RTI से प्राप्त सूचनाओं में यह EPFO ने बताया है कि योजना के शुरू होने से अब तक पैरा 11(3) के तहत कोई भी विकल्प उसे नहीं मिले और ना ही उसने रिजेक्ट किए। इसी तरह पैरा 26(6) के तहत किसी विभाग ने उसे सीलिंग से ऊपर कटौती की परमिशन मांगी नहीं और ना ही उसने दी। तब फिर इसके प्रमाण लगाने पर पेंशनर्स को क्यों बाध्य किया जा रहा है? इसमें अभी और भी कई पेच हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि सभी पेंशनर्स की फाइल अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, जिसके कारण अक्सर डाटा नॉट फाउंड लिख कर आता है, जबकि हर महीने EPFO ही आपको पेंशन भेजता है। वो किस डाटा से भेजता है? PPO नंबर से नाम नहीं मैच हो रहे हैं, कभी UN एक्टिवेट नहीं है। कुल मिलाकर हायर पेंशन देने के नाम पर ढोंग हो रहा है। मिलेगी कितनों को यह बाद में पता चलेगा। 70 लाख पेंशनरों में 2-3 दिन पूर्व तक यह सूचना मिली कि मात्र 1,20,000 पेंशनर्स ने अप्लाई किया। आखिर बाकी क्यों नहीं अप्लाई कर पाए? EPFO को अप्लाई करते ही कैलकुलेट करके सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आपको कितना पैसा जमा करना है और कितना एरियर मिलेगा और कितनी पेंशन हर महीने मिलेगी। तभी स्थिति स्पष्ट होने पर और सहमति होने पर आगे बढ़ना चाहिए। यह प्रस्ताव हर EPS 95 पेंशनर को दिया जाना चाहिए, चाहे वो सितंबर 2014 के पहले का हो या बाद का, चाहे उसकी सीलिंग से ऊपर कटौती हुई हो या सीलिंग के अंदर, क्योंकि आज की डेट में दोनों ही स्थिति में पैसा जमा करना है। और कानूनी दांवपेच महीनों चलेंगे और औसतन 200 पेंशनर प्रतिदिन उच्च पेंशन की आस लिए दुनिया छोड़ते रहेंगे। इसलिए बिना किसी धनराशि को जमा किए सभी को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, उस पर महंगाई भत्ता और पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा से तत्काल कुछ सम्मान से जीवन जीने का उपाय मिलेगा। कहीं उच्च पेंशन की आस में आपका जमा धन EPFO में ना चला जाए। आगे क्या क्या प्रगति होती है
इसको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि बिना किसी खर्च के घर बैठे सबसे पहले आपको अपने आप ही सारी जानकारी मिलती रहे।